Hello students, today I am going to start a new chapter that is periodic classification of elements, or we can say modern periodic table and periodic properties. वैसे तो ये चैप्टर जो है वो CBSE एंड यूपी बोर्ड की जो NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है, बट आई एम गोइंग टू टीच इट अर्लियर बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं जिसमें क्या थे, केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग दिस चैप्टर अर्लियर। सो हम जो चैप्टर्स नंबर 2nd, 3rd एंड 4th हैं वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और साथ ही एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ICSE बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, तो ICSE बोर्ड वालों को भी इससे हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एंड पीरियोडिक टेबल की। तो इससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक का मीनिंग क्या है। पीरियोडिक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पीरियोडिक का मतलब होता है अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और फॉलोइंग अ डेफिनेट पैटर्न। मीन्स अगर कोई भी चीज़ एक रेगुलर इंटरवल पर हो रही है या फिर एक कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रही है तब हम उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक। जैसे अगर हमारी जो क्लॉक होती है, क्लॉक का आपने पेंडुलम देखा हुआ है, पेंडुलम वाली क्लॉक जो होती है वो क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल पे एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है, फिर वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एक डेफिनेट टाइम पे वापस आएगी। तो एक तरीके से एक रेगुलर इंटरवल हो गया कि एक डेफिनेट टाइम है जिसको वो फॉलो कर रही है और एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है फिर वापस आना है। तो वो एक तरीके से एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। तो ऐसी कहीं पे भी अगर कोई चीज़ हो रही है और वो रेगुलर इंटरवल पर हो रही है और एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रही है, एक ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब हम समझ रहे हैं, हमने समझ लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक हमने जान लिया। अब पीरियोडिक टेबल क्या होती है, अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। मतलब कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में हम इतने सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उनको एक टैबुलर अरेंजमेंट में एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। वो टेबल कैसी है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, जिसमें क्या हाईलाइट होते हैं, उनके रेगुलर ट्रेंड्स हाईलाइट होते हैं। मीन्स एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो अरेंज किए गए हैं और इस तरीके से कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक ट्रेंड को फॉलो करती है। मीन्स हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स है वो इस तरीके से अरेंज हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्रेंड फॉलो करे कि एक रेगुलर इंटरवल पर इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। इस पैटर्न से अरेंज किए जाते हैं एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम्स में। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो हम अभी पढ़ते हैं, क्या है वो आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। तो वो हम बता रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है। एक हमने बताया ना कि यहाँ पे एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है, तो वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स जो हमने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज किए, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है ना, जैसे हम नंबर्स को भी अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज़ अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन जो किया गया एलिमेंट्स का वो कैसे किया गया, उसकी हिस्ट्री क्या है और क्या हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई हमने किया, उसकी क्या नीड थी। तो नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड इट बिकेम impossible to study them individually and there arises the need of classifying the elements on the basis of certain properties। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि एलिमेंट जो भी हम जो डिस्कवर हुए थे, जो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे वो क्या थे, पहले तो बहुत कम एलिमेंट्स थे
तो उनको स्टडी जब करते थे तो इंडिविजुअली स्टडी करते थे, एक एक एलिमेंट को अलग अलग स्टडी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि एलिमेंट्स के नंबर इंक्रीज़ होने लगे, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो अब क्या हो जाता था साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि उनको स्टडी कैसे किया जाए, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा एंड बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिमेंबर रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसकी ये ज़रूरत पड़ी कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से क्लासिफाई कर लें कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से मतलब अच्छे से याद भी रख सकें और हमें टाइम भी ना लगे। तो इसीलिए क्या हुआ, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो अब क्लासिफाई किया गया तो वो भी किसी एक सर्टेन बेसिस पे करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉपर्टी चूज़ की गई कि जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें ताकि हमें एक ट्रेंड मिले और उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नेचर हैं, उसको हम स्टडी कर सकें। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे, क्योंकि जो अभी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत करेक्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो आ गई, कई सारे अटैम्प्ट्स किए गए और उसके बाद जाके हमें एक करेक्ट पीरियोडिक टेबल मिली। तो अर्लियर क्लासिफिकेशंस क्या थे, तो सबसे पहला जो है वो है डोब्राइन्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो सबसे पहले क्या, डोब्राइन्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उनका बेसिस क्या था कि वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए हुए थे कि 3 एलिमेंट्स लिए, सपोज कर लेते ABC, 3 एलिमेंट्स, इसी तरीके से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और जिनको क्या कहा गया, ट्राइड्स। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है इसीलिए ट्राइड्स बोला गया उन ग्रुप्स को। और उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मीन्स इसका एटॉमिक मास कुछ है, इससे इसका B का थोड़ा सा ज़्यादा होगा और C का इससे ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। तो ये इनका डोब्राइन्स का क्लासिफिकेशन था, इन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया। इसमें क्या था, इसकी एक जो प्रॉपर्टी थी, जो ग्रुप्स थे इनकी प्रॉपर्टी क्या थी कि मिडल एलिमेंट का जो मास था, मिडल एलिमेंट मास इज़ इक्वल्स टू मीन ऑफ द अदर 2। मीन्स अगर जो इसमें सेंटर का जो एटम है, सेंटर का जो एलिमेंट है, इसका जो भी मास होगा वो इन दोनों के मीन मास के इक्वल होगा, मीन्स या रफली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। मीन आप लोग को पता है, मीन हम कैसे निकालते हैं कि 2 वैल्यूज़ जो होती हैं उनको ऐड करके, जैसे A है प्लस C अपॉन 2 करेंगे, मीन्स 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके और जितने नंबर ऑफ हमने वो लिए होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उससे हम डिवाइड कर लेते हैं तो मीन निकल आता है। तो सेम चीज़ अगर हम इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, मिडिल एलिमेंट का मास किसके इक्वल होगा, जो अदर 2 एलिमेंट्स हैं उनके मास के मीन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डोब्राइन्स लॉ ऑफ ट्राइड के पॉइंट्स थे कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल एलिमेंट था उसका मास जो अदर 2 एलिमेंट्स थे उसके मीन के इक्वल होता था, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता था, एग्जैक्टली नहीं। अब कैसे होता था ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्राइड दिया हुआ है, क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। अब इसमें हमने क्या किया, इसका एटॉमिक मास 14, इसका 31 एंड इसका 74.9, तीनों के एटॉमिक मासेस गिवन है। अब कैसे देखें कि ये इसका जो ये है जो डोब्राइन्स लॉ ऑफ ट्राइड की जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है कि नहीं। इसमें क्या लिया, अब जो मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल होना है तो इसको हमने छोड़ दिया, हमने फर्स्ट एंड जो लास्ट है इन दोनों के मासेस को हमने ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो मीन निकल आएगा इसका 14 एंड 74.9 का मीन निकाला तो कितना आया 44.45, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 31। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप दिया हुआ, ये ट्राइड जो दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट अ डोब्राइन्स ट्राइड। ये डोब्राइन्स ट्राइड
नहीं है। डॉल्बेन्स लॉ ऑफ ट्रायड्स की एक जो ड्रॉबैक था वो यही था कि हम हर एलिमेंट के ऐसे ग्रुप्स नहीं बना सकते। कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनके इस टाइप से ग्रुप्स बन सकते हैं कि जो मिडिल एलिमेंट है और उसका मास जो अदर टू एलिमेंट्स के मास के इक्वल निकल आए। ऐसा बहुत कम पॉसिबल था, कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनके इस टाइप के ट्रायड्स बन सकते थे। तो ये एक तरीके का ड्रॉबैक था जो डॉल्बेन्स लॉ ऑफ ट्रायड का ड्रॉबैक था। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और ग्रुप है, एक और ट्रायड है। इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। इसमें सबके मासेस दिए हुए हैं 40.1, 87.6 एंड 137.3। अगर हम फर्स्ट एंड ये लास्ट जो है कैल्शियम एंड बेरियम का जो मासेस हैं उनका मीन निकालते हैं तो कितना आया 88.7, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 87.6। इसके क्या है, स्ट्रोंशियम के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ डॉल्बेन्स ट्रायड। तो इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपको इस तरीके से ग्रुप्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स के ग्रुप्स, एंड वी हैव टू प्रूव दैट वेदर इट इज़ अ डॉल्बेन्स ट्रायड और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मीन निकालेंगे जो फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट होगा और उसका फिर मीन हम देख लेंगे। अगर मिडिल एलिमेंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है देन इट इज़ अ डॉल्बेन्स ट्रायड, एंड इफ़ it is not equal to the atomic mass of middle element then it will not be a Doberan's triad. Okay, देन डॉल्बेन्स लॉ ऑफ ट्रायड के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था डिशेंकोर्टे क्लासिफिकेशन। डिशेंकोर्टे क्लासिफिकेशन का बेसिस भी क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। उन्होंने क्या किया हुआ था कि इन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया हुआ था। उस वर्टिकल सिलेंडर में क्या उन्होंने जो उसका एक्सिस होता है उसके पैरेलल 16 लाइन्स थी, और उन्होंने क्या किया हुआ था, उसके एक्सिस के अराउंड उन्होंने एक हेलिक्स बनाया हुआ था। इस टाइप से हेलिकल फॉर्म में हेलिक्स बनाया हुआ था, और इस हेलिक्स पे ही क्या इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था। जो भी एलिमेंट्स थे वो इस हेलिक्स के अराउंड अरेंज थे। और इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया हुआ था कि जो एलिमेंट्स थे अगर उनमें 16 का डिफरेंस था एटॉमिक मास में, मीन्स कुछ जैसे एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या था एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस था, जिनके एटॉमिक मास में 16 का डिफरेंस, और या फिर 16 के मल्टीपल्स में थे, वो क्या होते थे, वो एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइन में आ जाते थे। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या था एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या था 16 का था, या फिर वो 16 के मल्टीपल्स होते थे, तो वो एक वर्टिकल लाइन में अरेंज हो जाते थे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो क्या होती थी, सिमिलर होती थी, एक मतलब मैच करती थी प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एक हेलिक्स के फॉर्म में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उनके जो वर्टिकल कॉलम्स में प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स फॉल करते थे 16 के मल्टीपल्स या 16 के डिफरेंस वाले एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन क्या था, एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत करेक्ट नहीं था। देन हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या था, इसमें भी इनका भी बेसिस यही था कि इन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन इन्होंने जो किया था वो इस तरीके से किया हुआ था कि जो एवरी जो 8th एलिमेंट था वो क्या करता था, रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स अगर हमने कई सारे एलिमेंट्स 1 to 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 7 तक किया, फिर जो 8th एलिमेंट है उसको हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 तक अरेंज किया, उसके बाद जो 8th एलिमेंट था वो क्या करता था, फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करता था प्रॉपर्टीज़ में। मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, एक जैसी होती थी, सेम लगती थी, सेम तरीके की प्रॉपर्टीज़ शो करते थे। तो उन्होंने जो भी क्लासीफाई किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को, और जो 8th एलिमेंट आता था वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करता था। तो ये इस तरीके से अरेंज होते थे, मीन्स 8 का एक तरीके से ग्रुप्स के फॉर्म में बन जाता था। इसीलिए इन्होंने क्या, इसका नेम क्या था, ऑक्टेव्स, क्योंकि 8th एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा था, इसीलिए इसका नेम ऑक्टेव्स दिया हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम जैसे म्यूज़िक के नोट्स देख सकते हैं। म्यूज़िक के नोट्स क्या होते हैं, सा रे गा पा धा नी एंड सा।
अब इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो 8th है, 8th नोट है जो म्यूज़िक का, वो क्या है, फर्स्ट नोट से मैच कर रहा है, सिमिलर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी सा है, तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड 8th क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते थे, 8th एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता था। तो यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उनके क्लासिफिकेशन में ये था, इस तरीके से हो रहा था कि 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा था प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो ट्रेंड था, वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। मीन्स कैल्शियम और उससे जो पहले के जो एलिमेंट्स हैं उन पे तो अप्लाई होता था, करेक्ट हो जाता था कि हाँ जो 8th एलिमेंट है वो रिजेंबल करता था। लेकिन जो कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स थे उनमें ये जो ट्रेंड था वो फॉलो नहीं होता था, और ये इसके कैल्शियम के बाद के जो उससे हायर एलिमेंट्स होते थे उन पे एप्लीकेबल नहीं था। इस वजह से ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद क्या आया, लॉथरमेयर्स कर्व। लॉथरमेयर्स कर्व में भी क्या था कि इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इसमें भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे क्या था, टैब्लो फॉर्म में अरेंजमेंट था, टैब्लो फॉर्म में था। इसमें डॉबरेंस लॉ ऑफ ट्राइड्स में ट्राइड्स के में अरेंजमेंट था। इसमें क्या था, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंजमेंट था। यहाँ पे इन्होंने लॉथरमेयर ने क्या किया था, एक कर्व के फॉर्म में क्लासीफाई किया हुआ था कि जो एलिमेंट्स थे वो एक कर्व के फॉर्म में अरेंज थे। और उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, जैसे वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, मास, इन सब के बेसिस पे इन्होंने ये जो कर्व बनाया था वो वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास के बेसिस पे उन्होंने कर्व बनाया हुआ था। ये क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बेसिस पे इन्होंने कर्व बनाया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं और उनकी पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो अगर हम इन्होंने बनाया तो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अगर एलिमेंट्स का के लिए हम इसी तरीके का कर्व बनाते हैं तो वो भी सिमिलर आता है। इसी तरीके से जैसे लॉथरमेयर का कर्व था और सेम वैसे ही कर्व एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी सेम कर्व आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लॉथरमेयर का जो कर्व था वो करेक्ट था, लेकिन इट वाज नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो इस तरीके से कर्व को याद रखना कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा कर्व पे, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वो प्रैक्टिकली इजी नहीं था रिमेंबर रखना कि कहाँ पे किस एलिमेंट की कौन सी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो इस वजह से ये लॉथरमेयर कर्व भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। देन जो हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन पढ़े, हमने जो डॉबरेंस लॉ ऑफ ट्रायड्स, डिशेंकर्टी क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लॉथरमेयर कर्व्स, ये सारे हमने क्लासिफिकेशन जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थे उन सब के बाद वो सब रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मेंडलीव थे। मेंडलीव, हिज फुल नेम वाज डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। ही वाज अ रशियन केमिस्ट। उन्होंने क्या, एक पीरियोडिक टेबल उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का। उन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि 1871 और 1872 के अराउंड पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने एक अपने अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल दी, और उनके फीचर्स क्या थे उनके पीरियोडिक टेबल के, कि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने भी क्या किया कि एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उनकी जो टेबल थी वो उसमें क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स थे। वर्टिकल कॉलम्स जिनको क्या बोलते थे, ग्रुप्स। मीन्स जो एलिमेंट्स इस तरीके से वर्टिकली फॉल करते थे, जो उसमें कॉलम्स बने होते थे उनको हम ग्रुप्स बोलते थे। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती थी उनको क्या बोलते थे, पीरियड्स। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी एक टैब्लो फॉर्म में, जैसे हम इस तरीके से अरेंज किया हुआ था, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो जो वर्टिकली जो थे कॉलम्स उनको ग्रुप्स बोलते थे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड्स बोला जाता था। और उन्होंने एक अपना लॉ दिया हुआ था जिसके ऊपर क्या था, पीरियोडिक टेबल इनकी बेस थी। और हिज पीरियोडिक लॉ वाज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनका ये कहना था कि जो एलिमेंट्स होती थी, एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स वो क्या करते हैं कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, और उन्हीं के पीरियोडिक फंक्शन होती है। मीन्स उन एटॉमिक मास के बेसिस पे ही पीरियोडिकली फंक्शन करती हैं। मीन्स एक
ट्रेंड को फॉलो करती है। पीरियोडिक का मतलब बताया था ना कि एक रेगुलर इंटरवल पे कोई भी हो रहा हो वर्क तो वो पीरियोडिक होता है। तो उसी तरीके से एटॉमिक मास के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिकली फंक्शन करती हैं। तो ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। हाँ, तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि मेंडलीव ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मास के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने जो टेबल दी थी उसमें ये ट्रेंड फॉलो भी हो रहा था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, वेरी कर रही थी, उसको पीरियोडिसिटी को फॉलो कर रही थी। और जो भी एलिमेंट्स थे वो क्या थे, इस तरीके से अरेंज थे कि जैसे न्यूलैंड्स ने जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया हुआ था उसमें क्या था, 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा था। तो वो चीज़ भी क्या हो रही थी, फॉलो हो रही थी। तो उनके कई तरीके से जो इनकी टेबल थी मेंडलीव की वो क्या थी, करेक्ट प्रूफ हो रही थी। और उसमें उनकी जो और फीचर्स थे वो क्या थे, सम एलिमेंट्स विद ग्रेटर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर सो एज टू ग्रुप देम इन प्रॉपर्टीज़। और उसमें क्या थे कि कुछ ऐसे तो उन्होंने एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास क्या थे तो ग्रेटर, लेकिन उनको फिर भी क्या हुआ था कि जो उससे लेसर नंबर ऑफ एटॉमिक मास जिनका था उससे पहले ग्रुप किया हुआ था, क्योंकि वो अदर जो एलिमेंट्स थे उनसे प्रॉपर्टीज़ में मैच हो रहे थे। मीन्स अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास क्या है, ग्रेटर है, लेकिन वो किसी और अदर एलिमेंट है उससे वो प्रॉपर्टी में मैच कर रहा है, तो उसको क्या हुआ कि उसको आना तो बाद में था लेकिन उसको क्या किया गया, पहले ही प्लेस कर दिया। क्योंकि वो इस जैसे वर्टिकल कॉलम में अगर प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है उन एलिमेंट से, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी तो उसको उस ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता था, भले ही उसका जो एटॉमिक मास है वो ग्रेटर हो। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से भी अरेंज थे कि जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर था लेकिन तब भी उनको पहले पोजीशन दे दी गई, उसको पहले ही अरेंज कर दिया गया ग्रुप्स में, क्योंकि वो उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ से मैच हो रहा था। तो ये कई जगह पे ये भी देखा गया। और कुछ जगह पे इस मेंडलीव्स की टेबल में क्या था कि सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड। मीन्स जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए क्या स्पेस लेफ्ट कर दी गई। मीन्स कुछ कुछ जगह बीच बीच में छोड़ी गई थी कि जो अदर एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं वो जब डिस्कवर होंगे तब हम उनको उस पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने पहले से गैप लेफ्ट करके रखा हुआ था। अब जैसे कई सारी जो थी इसके जो फीचर्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के वो करेक्ट भी थे और वो जो ट्रेंड थे पीरियोडिसिटी को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें क्या थे, कुछ लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो क्या करता था, हाइड्रोजन से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती थी और जो क्या होते थे, और साथ में क्या करता था वो एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता था। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल से भी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है और साथ में हैलोजन से भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं। तो इसलिए क्या था, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या कहीं पे फिक्स नहीं हो पाई थी कि वो उसको हैलोजन्स के ग्रुप में रखा जाए या एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा जाए। तो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन था। सेकेंड लिमिटेशन क्या था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी डिटरमाइंड। मीन्स आइसोटोप्स की पोजीशन डिटरमाइन नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स जिनमें क्या होते हैं, एटॉमिक मास में डिफरेंट होते हैं। मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग पोजीशन देनी पड़ेगी। मीन्स एलिमेंट एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। एक ही एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट के लिए हमें एक से ज़्यादा पोजीशन देनी पड़ेगी टेबल में। तो इसलिए क्या था, जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन भी करेक्टली सही से डिटरमाइन नहीं हो पाई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। अब जो थर्ड पॉइंट क्या है, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। अब एटॉमिक मास जो होते थे, कहा तो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है, लेकिन क्या था वो एक रेगुलर
मैनर में इंक्रीज़ नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमने पहला यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है कि क्या था कि कुछ एलिमेंट्स जो ऐसे थे जिनके ग्रेटर एटॉमिक मास है उनको भी क्या किया गया, पहले प्लेस कर दिया गया टेबल में। तो इसलिए क्या होता था कि जो एटॉमिक मास है वो एक रेगुलर मैनर, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो करता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर का रेगुलर मैनर फॉलो नहीं करता था, क्योंकि कुछ ग्रेटर नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक मास जिनका ग्रेटर है वो भी पहले फॉलो कर जाते थे टेबल में। तो इसलिए ये पॉइंट भी एक लिमिटेशंस था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। तो अब जो इतनी सारी ये लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, जो सबसे पहले मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल आई थी उसमें कई सारे लिमिटेशंस थी, तो अब इनको रिमूव करना ज़रूरी था। तो उसकी जब जो ये ड्रॉबैक्स थे, इसकी लिमिटेशंस थी, इनको रिमूव किया गया। उसके बाद एक और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई जिसे कहा गया मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई जिनमें जो ये ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव किया गया और उसको क्या किया गया और मॉडिफाई किया गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। अब क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ, इन 1913 हेनरी मोज़ले showed that atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass, as physical and chemical properties depend on number of electrons and their arrangement in shells। अब क्या हुआ कि 1913 में, क्योंकि पहले इन्होंने टेबल दे दी थी मेंडलीव में और कई सारे ड्रॉबैक्स थे, लेकिन क्या था कि कई चीज़ें फॉलो भी हो रही थी, तो इसलिए इसको फॉलो किया जा रहा था, एक्सेप्ट किया गया था और फॉलो किया जा रहा था। लेकिन 1913 में क्या हुआ, हेनरी मोज़ले ने क्या कहा, उन्होंने ये शो किया कि जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ था, एटॉमिक मास, लेकिन मोज़ले ने ये कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है मीन्स यहाँ एटॉमिक मास के कंपैरिजन में जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज फिज़िकल। क्यों है, क्योंकि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं एंड देयर अरेंजमेंट इन शेल्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है जो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं और उनकी जो अरेंजमेंट होता है शेल्स में, जो एटम है और उसके बाद जो शेल्स होते हैं उनमें जो एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं उन शेल्स में, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का सम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इनसे ज़्यादा मीन्स एटॉमिक मास पे तो डिपेंड कर रहा है, तभी तो टेबल कई चीज़ें इसमें फॉलो भी हुई। जो मेंडलीव की प्रीवियस जो टेबल थी जिसमें एटॉमिक मास को लिया गया था तो उस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन उससे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ और उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये मोज़ले ने शो किया था कि एटॉमिक नंबर पे के अगर को हम बेसिस बना के अगर टेबल बनाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस पर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। तो अगर उनकी ये बात को अगर हमने फॉलो किया तो उसके बाद हमारा जो पीरियोडिक लॉ आता है, मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक लॉ बनाए तो क्या आएगा, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अब क्या हुआ, जो मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी उसका जो पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और प्रीवियस इसमें क्या कहा गया था कि दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, मास को हटा के वहाँ पे क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। मीन्स अब जो न्यू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई उसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ था वो क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब इसमें क्या हुआ, जो अनइवनली अरेंज्ड एलिमेंट्स गॉट करेक्ट पोजीशन। मीन्स जो कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन क्या थी कि जो ग्रेटर नंबर ऑफ एटॉमिक मास था उनको भी क्या करना पड़ रहा था, आगे पहले ही प्लेस करना पड़ रहा था। तो वो जो इनकरेक्ट अरेंजमेंट था वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया और हर एलिमेंट को एक करेक्ट
पोजीशन मिल गई जब क्या किया गया, एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया गया। तो जो अनइवनली अरेंज्ड एलिमेंट थे उनको भी करेक्ट पोजीशन मिल गई, और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स गॉट फिक्स्ड एट वन पोजीशन सेम एज द दैट ऑफ द एलिमेंट। मीन्स क्या था कि जो आइसोटोप्स थे यहाँ पे क्या पोजीशन इसकी डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग पोजीशन देनी पड़ रही थी। एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर हम देते हैं तो एटॉमिक मास तो हर आइसोटोप्स का अलग अलग होता, तो अलग अलग पोजीशन देनी पड़ती एक ही एलिमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें अलग अलग पोजीशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एटॉमिक मास के बेसिस पे तो इसको अरेंज किया ही नहीं है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया हुआ है, और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। मतलब एक ही पोजीशन पे क्या होगा, उस एलिमेंट की भी पोजीशन आ जाएगी और उसके आइसोटोप्स की पोजीशन भी एक ही रहेगी। तो हमें अलग अलग पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और एक ही पोजीशन पे ही आइसोटोप्स भी फिक्स्ड हो गए। तो ये प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो कई सारी जो लिमिटेशंस जो प्रीवियस वाली मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी वो इस टेबल में क्या हुई, वो सॉल्व हो गई, और दिस वॉज द मोर अप्रोप्रिएट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो है हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आती है, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, जो कि अब हम जो रिसेंटली जो हम पीरियोडिक टेबल जो अब पढ़ते हैं वो होती है लॉन्ग फॉर्म। इसका भी मॉडर्न मैंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसका भी थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन है, वो उसको हम स्टडी करते हैं। सो वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।